अरे बच्चों, फिजिक्स चैनल पे आपका वेलकम है। ये जो हम लोग की सीरीज चल रही है ना, नीट जेई बोर्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बोर्ड के भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, डेरिवेशंस भी। और नीट जेई के लिए कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर वो ऑफ द सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस ए कैरिंग करंट आई। ये देखिए, एक सर्कुलर आर्क है और इसमें करंट आई है और इसका रेडियस ये दिखा रहा है, और ये सेंटर पे फाई एंगल सब्सटेंस कर रहा है। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? B इज इक्वल टू म्यू जीरो आई फाई अपॉन 4 पाई ए। ये सर्कुलर आर्क है। अब ये सर्कुलर आर्क हाफ सर्कल भी हो सकता है, फुल सर्कल भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, जो भी होगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम फाई रख लेंगे। तो ज़रा मैं आपको इसको दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर इस सर्कल की हम बात करें, जैसे हम बोल रहे थे कि ये सर्कुलर आर्क था हमारा, है ना, और ये इसका यहाँ कहीं सेंटर आ रहा था, मान लीजिए इस सेंटर पे एंगल ये बना रहा था फाई। इस एंगल को हम लोगों ने क्या लिया था? फाई। अब अगर हम बात करें इसकी, है ना, अगर हम सर्कल का इतना पार्ट ले लें, ये वाला पार्ट ले लें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट ले लें, ये आर्क ले लें, तो इस एंगल की जगह कितना रख देंगे? π/2। और अगर मैं यहाँ से लेकर के ये पूरा ले लूँ, हाफ सेमी सर्कल ले लूँ, तो ये एंगल π/2 और आ जाएगा, है ना। पाई रखना पड़ेगा। अगर मैं ये ले लूँ, फिर ये ले लूँ और ये वाला भी ले लूँ, तो हमको π/2 और इसमें जोड़ देना पड़ेगा। तो π/2 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 3π/2। और अगर मैं ये पूरी सर्कल ले लूँ, तो यहाँ से π/2 और आ जाएगा, तो 2 पाई हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना। अगर क्वार्टर सर्कल की बात करते हैं 1/4 की, या 1/2 की बात करते हैं, या फुल 3/4 की बात करते हैं, या फुल सर्कल की बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एंगल रख देंगे जो हमारा फार्मूला आया था। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पे मिल जाएगी, सेंटर पे मिल जाएगी। बस ये ध्यान रहे, 1 के करेस्पॉन्डिंग एंगल कितना होगा? 2 पाई। 1 के करेस्पॉन्डिंग 2 पाई, 1/2 के करेस्पॉन्डिंग 1/2 के करेस्पॉन्डिंग 1/2 इंटू 2 पाई, है ना। यही एंगल रखना है आपको। 1/3 के करेस्पॉन्डिंग 1/3 इंटू 2 पाई, है ना, 1/3 इंटू 2 पाई। 1/4 के करेस्पॉन्डिंग 1/4 इंटू 2 पाई। जितना भी पार्ट हो सर्कल का बोलेगा, ये वैल्यू आपको रख देंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, म्यू जीरो आई पाई अपॉन 4 पाई ए आंसर इसमें दिया हुआ है ना, इसका ये है, तो याद रखेंगे इसको। अब इसमें नेक्स्ट आते हैं, जैसे पूरे सर्कल की बात कर लें, तो इसमें अभी क्या बताया था? म्यू जीरो आई फाई अपॉन 4 पाई ए। अगर फाई के जगह हम 2 पाई रख लें, तो 2 पाई रखेंगे तो ये 2 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, म्यू जीरो आई अपॉन 2 ए। इसका देखिए, ये डेरिवेशन भी आया है, म्यू जीरो आई अपॉन 2 ए का डेरिवेशन भी है। ये डेरिवेशन मैंने इसका अलग वीडियो बनाया है, ये डेरिवेशन का। अच्छा, ये सर्कुलर वायर की बात कर रहा था। अगर सर्कुलर वायर में बहुत सारे टर्न है ना, उसको सर्कुलर कॉयल बना दिया गया। देखिए, सर्कुलर वायर का म्यू जीरो आई अपॉन 2 ए आया। अगर मैं इसको सर्कुलर कॉयल बना दूँ, कॉयल समझ रहे हैं ना, देखिए कॉयल इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। कैसे? मान लो एक सर्कल बनाया, ठीक है, फिर इसी के ऊपर एक दूसरा टर्न लगा दिया, है ना, फिर इसी के ऊपर एक तीसरा टर्न लगा दिया, है ना, फिर इसी तरह से इस पर बहुत सारे टर्न लगा दिया। अगर एन टर्न लगा दिया, तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड हमको करंट के कारण मिलता है। तो एक टर्न होगा तो आई के कारण करंट मिलेगा, 2 टर्न होगा तो 2 आई के कारण करंट मिलेगा हमको, 3 टर्न होगा तो 3 आई के कारण करंट मिलेगा हमको, है ना। अब एन टर्न है तो एन आई के कारण करंट मिलेगा। तो जो हमारा करंट आई हुआ करता तो वहाँ एन आई आ जाएगा, तो एक टर्म्स इसमें और आ जाएगा एन, है ना। तो ये यहाँ पे एन और आपका आ जाता है, देखिए म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 है। समझ पा रहे हैं?
इसके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैं बता चुका हूँ। अगर क्लॉकवाइज की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें करंट है ना, इसमें करंट ये इस तरह से फ्लो कर रहा है, ऐसे इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, माने कैसे करंट फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डॉट में होगी। डॉट माने बाहर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। लेकिन अगर यही करंट क्लॉकवाइज होता, जैसे मान लो ये करंट इस तरह से फ्लो करता है ना, ऐसे करंट फ्लो करता क्लॉकवाइज, तो यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता, क्रॉस हो जाता मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या तो अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ। मतलब अगर ये कॉइल हमारी एक्स वाई प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जेड में, या तो जेड के पॉजिटिव में होगा या तो जेड के क्या होगा, नेगेटिव में होगा। और अगर ये कॉइल हमारी वाई जेड प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा, एक्स में, एक्स के प्लस में होगा या एक्स के क्या होगा, माइनस में। और अगर हमारी कॉइल जेड एक्स प्लेन में है तो ये वाई में होगा, या तो प्लस में होगा वाई के, या तो क्या होगा, वाई के माइनस में। तो इस बात का ध्यान रखेंगे इसमें डायरेक्शन के लिए। फार्मूला तो आपको पता ही चल गया है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस जैसे आपको ये दिखा रहे हैं, देखिए, मतलब क्वेश्चन का इसके एग्जांपल्स हैं। न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल इसमें नहीं बन रहा है, थ्योरी बन रहा है। इसमें जो एग्जांपल साथ में लिए जाते हैं थ्योरी को समझने के लिए लिए जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का बुक वीडियोज़ अलग है, उसमें केवल न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। अब इसमें कह रहा दो कंसेंट्रिक रिंग्स हैं, ये देखिए दो कंसेंट्रिक रिंग है ना, जिनके रेडियस R1 और R2 है। ये वाला रेडियस R1 दिखा रहा है और ये वाला रेडियस R2 दिखा रहा है। दोनों का सेंटर क्या है, कॉमन है, ये देखिए। अब अंदर वाले में देखिए करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है कुछ, है ना, आई ही करंट फ्लो कर रहा है, आई, और इसमें भी आई करंट फ्लो कर रहा है। अगर ध्यान से देखो तो दोनों में करंट आई है, I1 I2 भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, पर इसमें करंट दोनों का सेम दिखा रहा है। इसमें आई करंट दिखा रहा है और इसमें भी करंट आपका आई दिखा रहा है। तो अगर इसमें करंट आई दिखा रहा है तो कैसे दिखा रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी क्या दिखा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अभी मैंने बताया जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, बाहर, डॉट। तो यहाँ डॉट होगा, ये भी क्या देगा, डॉट देगा, दोनों का सेम डायरेक्शन है तो जुड़ जाएगा। फार्मूला आपको पता है, μ0I/2 है ना, n/a आया था, n/r, तो यहाँ n1/r1 प्लस n2/r2। इसमें देखिए, इसमें एक डायरेक्शन पलट दिया है, बाहर वाले का डायरेक्शन पलट दिया, बाहर वाले का, है ना, अंदर वाले का ही रखा। तो अब अंदर वाला किधर दे रहा था, बाहर, बाहर वाला किधर देगा, अंदर। ज़्यादा कौन होगा, देखो करंट दोनों में सेम इसीलिए लिया था, दोनों में करंट सेम ले लिया, तो यहाँ n1/r1, यहाँ पे क्या हो गया, n2/r2, है ना। कौन ज़्यादा है, अब इसमें वैसे थोड़ा सा ये गड़बड़ है ये कहना, क्योंकि n1/r1 n2/r2 में कौन ज़्यादा कौन कम ये हम कह नहीं सकते, यहाँ डिफरेंस लिया जाएगा, दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस। जैसे मान लो n1/r1 ज़्यादा है तो n1/r1 से n2/r2 को घटाओगे, है ना। और अगर n2/r2 ज़्यादा है n1/r1 से तो n1/r1 घटाओगे। ये आपको पता है n1/r1 अगर ज़्यादा होगा तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगी, बाहर की तरफ, और अगर n2/r2 ज़्यादा होगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी, है ना। तो ये इस तरह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, यहाँ डिफरेंस हमें लेना चाहिए, है ना। हम इसको इस तरह से लिख देंगे, μ0, अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं इसको लिखूँगा μ0 I/2, μ0 I/2, है ना, n1/r1 डिफरेंस, ये डिफरेंस का साइन है, n2/r2 लिखना चाहिए, है ना। अच्छा, अगर करंट भी अलग अलग होता, मान लो एक में करंट I1 होता, एक में I2 होता, तब हमें क्या करना पड़ता, तो हम करंट बाहर हमारा निकलता नहीं, तो μ0/2 अंदर क्या आता है जी, n1I1/r1 डिफरेंस n2I2/r2, ये हमारा आ जाता है ना। अब हम देखते कौन ज़्यादा है, n1I1 ये वाली जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी R1 वाली, ये क्या आ रही थी, डॉट, ये क्या आ रही थी, डॉट, और ये क्या आ रही थी, क्रॉस। तो जो ज़्यादा होगा उससे कम वाले को घटा लेंगे, है ना, और जो ज़्यादा होगा उसी के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेट, जैसे मान लो मैं दिखा दूँ कि n1I1/r1 लेट इज ग्रेटर देन
N2I2/R2 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये ज़्यादा है कम हो गया। तो B जो हमारा हो जाएगा μ0/2 N1I1/R1 माइनस N2I2/R2। अब यहाँ हम डायरेक्शन भी बता सकेंगे, ये ज़्यादा है तो ये B का जो डायरेक्शन हो जाएगा ये डॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉट हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात? इसी तरह से एक पॉइंट और यहाँ पे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए। इफ एनी 2 पॉइंट्स, लास्ट वाला, ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर एनी क्लोज लूप कनेक्टेड टू ए बैटरी, देन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी जीरो। कह रहे हैं अगर सर्कुलर कॉइल को हम बैटरी से जोड़ दें, देखिए कैसे जोड़ा गया है, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे ये सर्कुलर कॉइल है, यहाँ से ये बैटरी का पॉजिटिव जोड़ दिया गया, यहाँ से बैटरी का नेगेटिव जोड़ दिया, तो हमेशा सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। चाहे इसको यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, इन दोनों पॉइंट के बीच में जोड़ दो, इन दोनों पॉइंट के बीच में जोड़ दो, इन दोनों पॉइंट के बीच, मतलब इसको यहाँ के बजाय कहीं जोड़ दो, इसको यहाँ के बजाय कहीं जोड़ दो, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा सेंटर पे, है ना। ऐसा इसलिए बोल देता हूँ, जैसे मान लो कि एक यहाँ जोड़े, एक यहाँ जोड़े, तो ये दो पार्ट में ब्रेक कर गया तो बराबर बराबर दिख रहा है ना। अगर यहाँ जोड़ दो तो बराबर नहीं दिखेगा, बराबर हो या बराबर पार्ट ना हो, है ना। जैसे यहाँ दोनों बराबर दिख रहा है, बराबर हो या ना हो, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सेंटर पर जीरो होता है। क्योंकि ये जो वायर है ना, ये जो वायर है, इन दोनों के रेजिस्टेंस अलग अलग हो जाएंगे अगर अलग अलग जोड़ रहे हो तो, है ना। हम सेम नहीं मानते, मिड में नहीं मानने जोड़ रहे हैं, तो इधर का रेजिस्टेंस कुछ होगा, इसका रेजिस्टेंस कुछ होगा, तो इसमें करंट कुछ और जाएगा, इसमें करंट कुछ और जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों उसमें क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल। भाई एक कंडक्टर तो हो गया ना, एक ऊपर ये रेजिस्टर हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया। अब ये रेजिस्टेंस R1 R2 अलग अलग है, तो इस रेजिस्टेंस का, इस कंडक्टर का एक किनारा यहाँ, दूसरा किनारा यहाँ, इसका भी एक किनारा यहाँ, दूसरा किनारा यहाँ, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसमें होगा, तो ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस में हो गया, माने ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया भाई। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज़्यादा जाएगा, और जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगा। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इस तरह से होता है कि ये एक पार्ट वाला जो मैग्नेटिक फील्ड देगा, दूसरे पार्ट वाला जो मैग्नेटिक फील्ड देगा, वो दोनों को मिल करके कैंसिल ही हो जाता है यहाँ पे। इस तरह से ये करंट का इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आप इस बात को याद रखेंगे कि भाई सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होगा अगर सर्कुलर पार्ट में कहीं पे हम जोड़ देंगे, है ना। अभी हमने ये वाला आपको पार्ट दिखाया था, है ना, जो सेमी सर्कुलर वाला था, ये आर्क वाला, सर्कुलर आर्क। अगर थीटा एंगल है, थीटा एंगल है यहाँ पे, तो क्या आया था मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, μ0/4 पाई थीटा I/r। इसका रेडियस दिखा रहा है ना, ये देखिए सर्कुलर आर्क ये दिखा रहा है, ये सर्कुलर आर्क दिखा रहा है, ये एंगल थीटा दिखा रहा है। कभी कभी क्या करता है कि ये वाला एंगल दे देता है, देखो ये वाला एंगल, नीचे वाला एंगल थीटा दे देगा। अब तो हमको तो इस एंगल से मतलब नहीं है, हमको ये अंदर वाले एंगल से मतलब है। तो अगर ये वाला एंगल थीटा हो गया तो ये पूरा एंगल होता है 2 पाई, तो इसमें से ये थीटा हटा दोगे तो ये 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। हमको इस एंगल से केवल मतलब है, तो ये μ0/4 पाई 2 पाई माइनस थीटा/r हो जाएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, है ना। तो ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं कि एंगल दिखते ही हमने थीटा रख दिया उठा करके। ये एंगल, ये जो सर्कुलर आर्क, ये जो ये बना रहा है ना, ये जो बना रहा है, ये वाला एंगल हमको ज़रूरत होता है। यहाँ पे ये वाला एंगल दिया था तो चलो मैं उठा के रख दिया थीटा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा दिया है नीचे वाला, तो ये एंगल 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तो μ0/4 पाई 2 पाई माइनस थीटा I/r हो जाएगा। ये कन्फ्यूजन हो जाता है। अब वही हमने आपको पीछे दिखाया भी था अभी उस वाले में भी। तो देखिए हाफ सर्किल की बात कर ले तो थीटा की जगह इसमें कितना रख देंगे, 2 पाई क्या रख देंगे, थीटा पाई, है ना। थीटा कितना रख देंगे, पाई, हाफ सर्कल के लिए। और ये देखिए 3/4 दिया हुआ है, 3/4 के लिए मैंने बताया था 3/4 इंटू 2 पाई। यहाँ क्या लिखोगे, 2 पाई इंटू हाफ, तो पाई हो जाएगा। 2 पाई इंटू 3/4 जो एंगल आएगा यहाँ पे रख लोगे, है ना, 2 पाई इंटू 3/4। और ये फुल सर्कल के लिए है तो 2 पाई सीधा रख लोगे, तो ये रिजल्ट मिल जाएगा हमको, है ना। और यहाँ पे फिर वही चीज़ है कि जो कंसेंट्रिक रिंग्स की बात कर रहा है, एक रिंग ये दिया हुआ है और ये दूसरी रिंग दी हुई है, कंसेंट्रिक रिंग है। तो इसमें रिंग है, ये सर्कुलर रिंग है ना, लूप नहीं दिया हुआ है ना, सिंगल सिंगल टर्न की बात कर रहा है। तो इसमें करंट
ये देखो करंट और ये करंट, ये दोनों करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये सेम मैग्नेटिक फील्ड देंगे, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड देंगे, तो म्यू जीरो आई बाई टू 1/r1 + 1/r2 इंटू ये हो जाएगा। और अगर एक में करंट क्लॉकवाइज है, एक में करंट एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो ये देखो यहाँ पे घट जाएगा है। इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन दैम आर द सेम, म्यू जीरो आई बाई टू 1/r1 + 1/r2 इंटू n लिया हुआ है। इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स आर डिफरेंट, तो म्यू जीरो अपॉन आई अपॉन टू, तो n1/r1 + n2/r2 ले रहा है। और इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इज सेम, वो n1/r1 - 1/r2। अगर नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट है तो n1/r1 - n2/r2। इसमें दोनों में कंसेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर करंट कैरिंग इन द सेम डायरेक्शन, है ना। क्लॉक एंटी क्लॉक दिया नहीं है तो कोई मतलब नहीं, वो आप डायरेक्शन को समझा चुके हैं। और यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में है करंट इसमें, है ना। तो इसमें एक में, अगर एक में क्लॉक है, एक में एंटी है, इसमें एंटी है तो इसमें क्लॉक है, इसमें अगर क्लॉक है तो इसमें भी क्लॉक है, इसमें एंटी तो इसमें एंटी। तो जब सेम सेंस में होंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा, है ना। और अपोजिट सेंस में होंगे तो ये घट जाएगा। ये आपको पहले वाले में भी दिखा दिया था मैंने। दो केस और होता है। ये देखिए सर्कुल दो दिखा रहा है आपको, ये सर्कल दिखा रहा है, ये इस तरह से, एक इस तरह से। तो इसमें एक एक्स वाई प्लेन में मान लो, तो ये क्या है, वाई जेड प्लेन में है। तो जो एक्स वाई प्लेन में होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड जेड में होगा, जो वाई जेड प्लेन में होगी उसका क्या होगा, एक्स में। तो यहाँ दोनों मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर मिलती हैं, समझिए। जैसे ये वाली जो हॉरिजॉन्टल वाली सर्किल दिख रही है, इसको मैं एक्स वाई मान ले रहा हूँ, तो इस एक्स वाई का मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, जेड में, है ना। और इसको मैं मान लो वाई जेड मान लेता हूँ, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किस में होगा, एक्स में। तो जेड और एक्स दोनों परपेंडिकुलर होंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो सेम होगी। तो जब दोनों दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो नेट निकालने का तरीका होता है √v1² + v2²। है। और अगर ये इस तरह से है, देखिए इनके बीच का एंगल क्या दिखा रहा है, थीटा। क्या दिखा रहा है, इनके प्लेन, यहाँ पे देखो ये एक्स वाई प्लेन में, ये वाई जेड प्लेन में है, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 90, ठीक। और यहाँ पे ये एक्स वाई है, ये वाई जेड नहीं है, ये इस तरह से कि इनके बीच का एंगल कितना दिख रहा है, थीटा। किसके बीच का एंगल, आप ये मान लो एक्स वाई का, जैसे मान लो इसमें मैं दिखाता हूँ, एक डायग्राम बना करके दिखाता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी सर्कल एक्स वाई प्लेन में है, ठीक। तो एक्स वाई प्लेन में ये सर्कल है और दूसरी वाली सर्कल हमारी ये वाई जेड प्लेन में है, ये वाई जेड प्लेन में है, ठीक। तो एक्स वाई का परपेंडिकुलर यहाँ क्या मिलता है, जेड। वाई जेड का परपेंडिकुलर हमें क्या होता है, एक्स। और जेड और एक्स के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये इस तरह से दिया हुआ है पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में कह रहा है एक सर्कल तो हमारा एक्स वाई प्लेन में है, किस में है, एक्स वाई प्लेन में है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, जेड। दूसरी वाली हमारी वाई जेड प्लेन में इस तरह से है, थोड़ी झुकी हुई है, क्या है, झुकी हुई है। और इस तरह से कुछ बनी हुई है, ये वाई जेड प्लेन में इस तरह से बनी हुई है। और इसका जो एक्स है, इसका जो एक्स है ना, इसका जो एक्स है वो जेड से थीटा एंगल बना रहा है, इस तरह से कर सकते हो। माने एक्स वाई का परपेंडिकुलर जेड था और यहाँ वाई जेड का परपेंडिकुलर एक्स है, तो इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, 90 डिग्री बनेगा। ये एक्स वाई है, ये वाई जेड थोड़ी झुकी हुई है, इस तरह इतना झुकी हुई है, इस तरह झुकी हुई है कि ये जो एक्स वाई का परपेंडिकुलर जेड आ रहा था और ये जो वाई जेड का परपेंडिकुलर एक्स आ रहा था, उस जेड और एक्स के बीच का एंगल कितना दे रहा है, मतलब थीटा दे रहा है। ये एक्स नहीं कह सकते, वाई जेड से झुक गई है तो एक्स तो होगा नहीं, ये कोई एक्स डैश मान लो, तो ये एंगल बन जाएगा। जैसे हम कह दें कि एक्स हम ऐसे कहते हैं, ठीक है, और जेड हम ऐसे कहते हैं, तो ये हमारा हो गया। तो जेड तो हमारा एज इट इज ही है, अभी जेड हमारा एज इट इज है। इसका जो परपेंडिकुलर प्लेन आ रहा है, इस जो जिस प्लेन में है उसका परपेंडिकुलर, ये जिस प्लेन में है उसका परपेंडिकुलर, तो एक्स वाई वाला जिस प्लेन में उसका परपेंडिकुलर जेड हो गया। और ये जिस प्लेन में है उसका परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से आ रहा है ना, इस तरह से आ रहा है। मान लो ये एक्स डैश हो गया, ये एक्स डैश ले लेते हैं इसको, है ना। तो ये एंगल हमारा क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है। तो आपको पता है दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है, अगर b1 b2 के बीच का एंगल थीटा है तो नेट हम लोग वेक्टर से पढ़े थे √v1² + v2² + 2b1 b2 cos थीटा। तो इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे, है ना। या मेन यही है हमारा, थीटा इसमें π/2 रख दो, थीटा इसमें 0 रख दो, थीटा इसमें पाई रख दो, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलती चली जाती है। तो ये था सर्कुलर कॉइल्स का जो कॉम्बिनेशन था, है ना।
और ये वही चीज़ है, इसको दिखाया गया है कि ये जैसे एक वायर है, ये देखो ये बड़ा पोर्शन दिया है और ये छोटा पोर्शन दिया है और यहाँ से बैटरी जुड़ गई है ना, ये बैटरी जुड़ी हुई है, ये और ये इनके इसके बीच में बैटरी जुड़ी हुई है। तो यहाँ से मान लो करंट जा रहा है, ऐसे करंट इसमें आएगा और इधर से जो है इधर से आ रहा नहीं, इधर से ये प्लस दिया है और ये माइनस दिया है, देखो ये प्लस जोड़ दिया, ये माइनस जोड़ दिया। तो यहाँ प्लस जोड़ोगे, यहाँ माइनस जोड़ोगे तो ये इधर से करंट इसमें आएगा ऐसे, है ना, और इसमें से करंट ऐसे जाएगा और फिर इधर निकाला जाएगा। थोड़ा इसको मैं करके दिखा देता हूँ आपको डायग्राम में। लाइक दिस, इस तरह से कुछ जुड़ा हुआ है। जैसे हमारा ये सर्कल है, ये सर्कल है ना, इसमें मैंने कैसे जोड़ दिया है, इस तरह से जोड़ दिया बैटरी को। मान लो हमने इस तरह की बैटरी जोड़ दिया, ठीक। तब ये दो पार्ट में ब्रेक कर गया। एक देखो ये ऊपर वाला पार्ट आ गया, ये बड़ा वाला पार्ट आ गया, है ना, ये, और एक नीचे वाला पार्ट आ गया। तो यहाँ से करंट ये चलता है आई। अब देखो बड़े वाले पार्ट का रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा, ये ऊपर वाले पार्ट, इसको नाम दे देते जरा, 1 2 3 4, ये नाम दे दिया। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है 1 3 2, ये बड़ा है तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और ये जो नीचे वाला पार्ट है 1 4 2, ये छोटा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, सेम मटेरियल के हैं तो इसका रेजिस्टेंस कम है, तो इसमें करंट जो आएगा वो ज़्यादा आएगा, है ना। इसमें करंट क्या जाएगा, ज़्यादा, मान लो आई डैश इसमें जा रहा है, और इसमें करंट जाएगा आई डबल डैश जाएगा, इसमें आई डबल डैश जाएगा, इसमें करंट कम जाएगा, करंट कम जाएगा, लेकिन ये एंगल ज़्यादा बना रहा सेंटर पे। देखो अगर सेंटर की बात करें तो ये इस तरह से ये है ना, तो ये वाला तो बेचारा इतना एंगल बना रहा है, पर ये वाला इतना बड़ा एंगल बना रहा है। जितना ज़्यादा एंगल बनाएगा उतना ज़्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड देगा, लेकिन करंट इसकी क्या है, कम है। तो देखो ऑटोमेटिक ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है आई डैश आई डबल डैश का, कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जा, ज़ीरो। तो बी ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, चाहे जहाँ से कनेक्ट कर दो, है ना। अब मिड में तुमको कनेक्ट करके दिखा, मिड में कनेक्ट करोगे तो देखो, मिड में कनेक्ट करोगे तो ये ऊपर वाले में करंट इस तरह से जाएगा और नीचे वाले में करंट इस तरह से जाएगा। देखो ऊपर वाला करंट ऐसे आएगा, ऐसे वाले में क्या हुआ, क्लॉकवाइज, ये वाला क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको पता है ये जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्लस देगा उतना मैग्नेटिक फील्ड माइनस देगा, या कह दो ये नीचे देगा तो ये क्या देगा, ऊपर देगा, तो कैंसिल हो जाएगा। कहीं पर भी कनेक्ट कर दो, क्योंकि जब मिड में कनेक्ट करोगे तो करंट बराबर बराबर बढ़ जाएगा, है ना, बराबर बराबर बढ़ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो होनी है यहाँ पे। या और कहीं पर भी कनेक्ट कर दो तो इस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बात।